बैंकिंग इन इंडिया अगर आप देखते हो, सबसे पहले बैंकिंग इकोसिस्टम देखेंगे। तो इकोसिस्टम मतलब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह का इन्वायरमेंट रहता है, मतलब बैंक जो है इंडिया में वो काम कैसे करता है। तो बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया में देखोगी तो बेसिकली ये इवॉल्व किया था ओवर सेवरल डिकेड्स, मतलब कुछ दशकों के बाद। मतलब एज एन डिकेड्स किसको बोलते हैं, 10 साल के गैप को बोलते हैं, ठीक है। जो कि स्टैब्लिश किया गया था एंड हैज़ बीन सर्विंग द क्रेडिट एंड बैंकिंग नीड्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आपको क्या चाहिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो इकोनॉमी या फिर आप पैसे मॉरल पॉकेट को मानो ना, तो पॉकेट को क्या चाहिए कि पॉकेट में पैसा आना चाहिए और पॉकेट से पैसा निकलना चाहिए। तो यही एक क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, ठीक है। देखो बेसिकली इकोसिस्टम जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इम्पिटस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोसिस्टम क्या करता है, इम्पिटस मतलब बढ़ावा देता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो इकोनॉमिक का ग्रोथ कैसे करोगे आप, उसके बारे में बताता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ का मतलब आपको समझ में आया था, ये क्वांटिटेटिव वे में होता है, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एज इन ये क्वालिटेटिव वे में होता है, ठीक है। किसी चीज़ का क्वालिटी का बढ़त में एज इन डेवलपमेंट, और क्वांटिटी का ग्रोथ में हुआ तो वो एज इन क्वांटिटी का बढ़त हुआ तो वो ग्रोथ हो गया। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड केटरिंग टू द स्पेसिफिक वेरिड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कैसे अगर आप देखोगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को हम भरपूर कर पाएँ, ठीक है। मान लो किस चीज़ अगर पैसे की जरूरत पड़ गया, उसको हम कैसे अपना नीड को पूरा कर पाते हैं ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स एंड बोरोवर्स का, ठीक है। आपको ये समझ में आया। देखो प्रेजेंटली आप देखोगे ना, तो कमर्शियल बैंक जो है वो 137 शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। कितना है, 137 शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 12 है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो 21 है, और स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक 11 है, पेमेंट बैंक 6 है, रीजनल रूरल बैंक 43 है। आपको समझ कोई टेंशन नहीं लेना है। ईच एंड एवरीथिंग पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, किस एक्ट के थ्रू ये आया हुआ है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सबके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। फॉरेन बैंक कितना है, 44 है, मतलब बाहरी दूर देश दराज का जो बैंक जो इंडिया में सेटअप है वो कितना है, 44 है। साथ ही साथ वो प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज का मतलब हम लोग ने समझ लिया यहाँ पे कि इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए पैसा आना और जाना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब समझ रहे हो, ये बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिल के फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी जानना है तो एज इन यहाँ पे कुछ नीचे दिया होगा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। अगर आपको यही जानना है तो बेसिकली ये देखो, एक नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। सारा तो इंस्टीट्यूशन है, बैंक जो है वो बेसिकली आप इंस्टीट्यूशन ही मान सकते हो, लेकिन नॉन प्रॉफिट के लिए होता है। जैसे देखो मान लो पब्लिक सेक्टर बैंक देखोगे तो उसको कुछ फायदा होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि फायदा बैंक को होता कैसे है, तो अगर आप इनकेस अगर बैंक में पैसा रखने जाते हो, मान लो सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट हुआ, तो आपको कितना देगा वो, मैक्सिमम 7.5 to 8% देगा कि ठीक है आप मेरे बैंक में पैसा रखिए, हम आपको 8% का ब्याज देंगे। आई विल गिव यू परसेंटेज, मतलब इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ 8। अब वहीं आप बैंक से अगर लोन लेते हैं तो वो कितना लेगा, 9%, 10% या फिर इवन 12% तक लोन का आपसे ब्याज लेगा। तो हुआ ना कुछ 1-2% बचत हुआ ना, तो यही एज इन ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन वही कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है, वो नॉन प्रॉफिट रहता है। उसके बाद लोकल आता बैंक, मतलब कोऑपरेटिव बैंक एंड लोकल जो है वो बेसिकली ऐसा बैंक है जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है वेरियस सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लोकेशन इन द कंट्री, ठीक है। अब देखो बैंक इन इंडिया देखोगे तो क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरी में। कौन सा, एक होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीसरा पेमेंट बैंक, और चौथा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक तो मैंने आपको समझा दिया। पेमेंट बैंक जैसे आपको पता होगा ये एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है ना। जैसे मान लो पेटीएम हो गया, उसके बाद फ़ोन पे हो गया, ये सब क्या है, चलो वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और कमर्शियल बैंक, देखो सबसे पहले अगर कमर्शियल बैंक देखते हैं ना, तो कंप्राइज करता है कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। तो कमर्शियल बैंक के अंतर्गत इतना कुछ आता है, ठीक है। देखो लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे दिया हुआ है, उससे पहले चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो ओवर हियर पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में देखते हैं। तो देखो आप देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना वो मेजर टाइप ऑफ, मतलब बहुत बड़ा बैंक होता है इंडिया में, जहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक्स जिसकी 50% या 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट होल्ड करता है उसका स्टेक्स, मतलब मालिक जो होता है ना वो गवर्नमेंट होता है। अप्रैल 2019 में देखोगे तो विजय बैंक और देना बैंक मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये एक सिंगल बैंक बन जाता है। मतलब विजय बैंक और देना बैंक एक साथ मर्ज होकर बड़ौदा बैंक बन जाता है। और बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा तो पहले ही से था। फिर अगस्त 30 2019 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया कि हम लोग 6 पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब आपको समझ में आ गया, जिसका 50% या 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता होगा। तो वो कहती है कि 6 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो हम लोग
विथ 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक के साथ हम लोग जोड़ने वाले हैं। बेटर परफॉर्मिंग मतलब मान लो कुछ ऐसा बैंक भी होगा जहाँ पे लोग कम खाता खुलवाते होंगे, ठीक है, और ज़्यादा एज एन उस बैंक को फ़ायदा नहीं होता होगा, तो क्या कम करना है हम लोग को, किसी और बड़ा बैंक के साथ उसको जोड़ देना है और सबको एक जैसा मतलब फ़ायदा सबको होना चाहिए ना। तो बेटर परफॉर्मिंग के लिए उस तरह एंकर बैंक, मेन बैंक जो होगा उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशन एंड साइज, टू बैंक बेसिकली एमलगेमेट कर दिया गया, मतलब एक साथ जोड़ दिया गया, सो दैट उसका ताकत स्ट्रेंथन जो है वो नेशनल प्रेजेंस में ला सके। विथ 4 वेयर एमलगेमेटेड टू स्ट्रेंथन द रीजनल फोकस। अब देखो सब्सिक्वेंटली नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो रिड्यूस हो गया 12-27 से, कितना हो गया अभी फिलहाल, अगर आपको इसमें ध्यान रखना है कितना हो गया है, 12 हो गया है, और पहले कितना था, 27 था, ठीक है, देखो यहाँ पे है ना। अब देखो आगे देखते हैं मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक बेसिकली क्या है, एक माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मुद्रा बैंक जो है वो क्या है, एक माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस का मतलब समझ रहे हो ना, फिर से मतलब बेसिकली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, ठीक है, मान लो आपको लोन वोन चाहिए तो आप यहाँ से एज एन मुद्रा बैंक से ले सकते हो। मुद्रा बैंक जो बेसिकली सेटअप किया गया था एक स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट से, मतलब एक लॉ लाया गया था पार्लियामेंट में और उस चीज़ को सेटअप कर दिया गया था। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डेवलपमेंट और रीफाइनेंसिंग थ्रू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक योजना के तहत ये बेसिकली बैंक को सेटअप किया गया, जो लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। बैंक क्या करेगा, स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा देगा, उसको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करवाएगा, कोई क्राइटेरिया सेट कर देगा कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप बेसिकली मुद्रा बैंक से लोन ले सकते हो। देखना अभी वहीं बताएगा ये, थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस टर्म्ड एज अ शिशु। तो 3 तरह का होता है। देखो लोन जो है ना शिशु, जब बिजनेस जो है जस्ट स्टार्ट हो रहा है तो लोन कवर उसका कितना होगा, 50,000 रुपये तक आपको एज इन शिशु में एज इन लोन मिलेगा। उसके बाद आता है किशोर। किशोर जो है वो लोन कवर करता है जिसका रेंज लगभग रहता है कितना, फ्रॉम 5,000 से लेके 5 लाख तक, फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख। एंड तरुण विच कंप्राइज टू लोन कवर अप टू 10 लाख रुपीज़। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ देख लिया मुद्रा में, शिशु, किशोर एंड तरुण। बहुत कम है कि ये सब पूछेगा, लेकिन आपको ऐसा पता होना चाहिए। ठीक है, मुद्रा बैंक जो है बेसिकली प्रपोज किया गया था बजट 2015-16 में। जो इनिशियल कॉर्पस मतलब कितना इसमें पैसा लगाया गया था, तो 20,000 करोड़ लगाया गया था। और क्रेडिट गारंटी जो है वो कितना था, वो 3,000 करोड़ का था। अगस्त 2023 में फिर से 43.09 करोड़ जो है वो लोन अमाउंटिंग ऑफ 24.99 लाख करोड़ जो है वो सैंक्शन किया गया सिंस द लॉन्च ऑफ स्कीम। मतलब इस स्कीम को फिर से रीलॉन्च किया गया। तो रीलॉन्च में हुआ क्या कि फिर से इसमें और पैसा डाला गया, कितना, 24.99 लाख करोड़। अब देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि देखो ये चल कब से रहा है, 15-16 से, है ना। देखो यहाँ पे है ना ओवर हियर 15-16 से, और देखो 2023 में भी इसका वैलिडेशन है। बहुत कम ही ऐसा स्कीम होगा जो इतना दिन तक इतना वैलिडेशन रखे, है ना। देखो अबाउट 68% लोन जो है, टोटल लोन जो है बेसिकली सैंक्शन किया गया टू वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड 51% लोन जो है बेसिकली सैंक्शन किया गया टू SC ST OBC कैटेगरी ऑफ द बोरोवर, है ना। और जब ये परसेंटेज जो आपको इतना ही ध्यान नहीं रखना है, बस आपको पता रहना चाहिए मुद्रा में आपको क्या क्या याद रखना है। तो देखो मुद्रा में आपको याद रखना था शिशु, किशोर और तरुण। शिशु जो था ये 50,000 तक था, तो किशोर जो है 50,000 से 5 लाख, और तरुण जो है वो 10 लाख। आगे देखिए, आगे यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक जो है वो ओन करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम एज 31 अगस्त 2025। रीजनल रूरल बैंक, ये बेसिकली देयर आर 43 रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया एज ऑफ मार्च 31, 2025। कितना है, देखो नंबर कहीं पूछा जाए ये बहुत कम आशा है, लेकिन अगर आपको करंट के लिए अगर याद रखना है तो आप याद रखो कि रीजनल रूरल बैंक, अगर मान लो कोई बैंक का तैयारी कर रहे हो तो ये तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो रीजनल रूरल बैंक 43 रीजनल रूरल बैंक है 31 अगस्त 2025 तक। अब फॉरेन बैंक जो है वो कितना है, 44 बैंक है जो फॉरेन बैंक है ऑन 31 मार्च 2025। फॉरेन बैंक का मतलब जैसे देखो येस बैंक का आप लोगों ने देखा होगा। येस बैंक कहाँ का है, ये बेसिकली यूएसए का है। यूएसए के बैंक कहाँ पे है, इंडिया में है। अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे। देखो ये एक तरह का हो गया कि बैंक यहाँ पे इंडिया में। एक होता है कि इंडियन बैंक में यूएसए का अकाउंट खुला हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। वहीं एसबीआई का अकाउंट अगर यूएसए में खुला हुआ होगा, यूएसए के किसी बैंक में खुला होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। सब कुछ पढ़ेंगे, अभी हम आगे देखते जाएंगे। देखो कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है, अपना सेविंग्स जो बचत है वो मोबिलाइज करता है, आगे बढ़ाता है अर्बन एरिया में। ठीक है, ताकि देखो अगर उसके पास कुछ पैसा है और उसको अगर ये आगे बढ़ाता है तो वही तो प्रॉफिट हुआ ना। मेकिंग देम अवेलेबल टू लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग यूनिट्स मेनली फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब उस कंपनी के या फिर उस इंडस्ट्रीज़ के कैपिटल को मतलब
पूंजी को, वो पूंजी उसको चाहिए, समझ में आ रहा है ना, पूंजी किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, दे नीड एन इन्वेस्टमेंट सो दैट दे कुड सेटल अप सम काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। अगर वो इक्विपमेंट सेटअप करते हैं तो उससे क्या होगा, उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। तो वही कमर्शियल बैंक वही काम करता है कि वो इंडस्ट्रीज को पैसा देता है ताकि आप लोग उससे कुछ काम करिए, मतलब कुछ सेटअप करिए मशीन, और मशीन से अपना पैसा कमाइए। इंडियन बैंक जो सिस्टम है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है कमर्शियल बैंक बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो कमर्शियल बैंक जो है बेसिकली डिवाइड किया जा सकता है इनटू नेशनलाइज्ड और पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। या तो वो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी, या तो प्राइवेट बैंक होगा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल लेडमैन टर्म्स बता रहा हूँ, दैट इज इट माइट बी अ वेट फॉर वाइल, हाँ, इट माइट बी अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, और इट वुड बी अ प्राइवेट बैंक, ठीक है, विद अ फ्यू फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है ना, उसका अकाउंट आप देखोगे तो मोर देन 92% ऑफ द एंटायर बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया ऑक्यूपाई करता है डोमिनेंट पोजीशन इन कमर्शियल बैंक। वहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएटेड बैंक जो है अलॉन्ग विथ 11 बैंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। देखो मतलब यहाँ पे एक बैंक का नाम लिया है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ एसोसिएटेड बैंक जो है, जो कि लगभग 11 बैंक है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं। उसके बाद आगे देखते हैं नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। एससी बैंक में कैटेगरी में नहीं चला जाना है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट वाले में, ठीक है, आपको एज इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में जाना है। तो अगर आरबीआई के तहत देखोगे तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो है वो लगभग 136 है, जो कि इंक्लूड करता है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक 136 है, जिसमें से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्योंकि देखो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होता है, देखो थोड़ा सा और इसमें डेप्थ में भले नहीं दिया होगा, एक होता है ये एक्ट 13 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1955, उसके अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एक्ट में एक वो भी एक्ट होता है, उसके अंतर्गत भी आना चाहिए। देखो यहाँ पे है ना, नेशनलाइज्ड इन 1995 यही है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1995 यही वाला, 1955 यही वाला है। तो उसके अंदर बेसिकली शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आता है, और उस शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 43 रीजनल रूरल बैंक है, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और 6 पेमेंट बैंक है। साथ ही साथ 44 फॉरेन बैंक भी हैं। बिसाइड दिस दे आर 2 लोकल एरिया बैंक भी हैं। क्या है लोकल एरिया बैंक? लोकल एरिया बैंक क्या होता है ना, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे, पहले जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 19 यहाँ पे द यहाँ पे सॉरी औध कमर्शियल बैंक, मतलब अवध में, मतलब दैट इज यूपी वाला बोल रहा है, जो हम लोग ने कुछ देर पहले पढ़ा था। ये पहला कंप्लीट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। क्या था? पहला कंप्लीट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक जो है बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1921 बाय मर्जिंग देम देयर मेन प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया था? 1921 को। लार्जेस्ट बैंक देखोगे तो इंपीरियल बैंक जो है वो नेशनलाइज किया गया था 1955 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गोरेवाला कमेटी एंड रीक्रिस्टेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले लार्जेस्ट बैंक जो है वो इंपीरियल बैंक था, उसको नेशनलाइज किया गया 1955 में, और उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर 1955 में देखोगे तो 7 रीजनल बैंक जो है वो नेशनलाइज किया गया और गिवन द स्टेटस ऑफ एसोसिएट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब देखो सबसे पहले एसबीआई को 1955 में लाया गया, उसके साथ साथ 1959 को 7 और बैंक को लाया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? एसोसिएट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके 19 जुलाई 1969 को 14 बिग कॉमर्शियल बैंक जो है वो बेसिकली विथ डिपॉजिट वर्थ ऑफ, मतलब कितना डिपॉजिट होना चाहिए? 50 करोड़ रुपए उस पर्टिकुलर बैंक में होना चाहिए, उसी को बैंक बोलेंगे। और मोर ऑन 15 अप्रैल 1986 6 अदर शेड्यूल बैंक जो है वो बेसिकली नेशनलाइज्ड किया गया, मतलब ऐसे सरकारी संस्थान उसको बनाया गया। ब्रिंगिंग टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कितना हो जाता है? 27 हो जाता है, जिसमें से 19 ऐसे नॉर्मल नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, एक एसबीआई हो गया, और 7 एसोसिएटेड एसबीआई हो गए, ठीक है। आपको समझ में आया? टोटल कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। बिफोर द मर्जर ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया इन पंजाब नेशनल बैंक इन 1993 टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कितना हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं। 8 एसबीआई एंड एसोसिएट्स प्लस 14 प्लस 6, ठीक है। अब देखो जैसे ही देखो इतना आपको ध्यान रखना नहीं है, लेकिन चलो एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर द मर्जर ऑफ एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इन 2008, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ एसोसिएट एसबीआई जो है वो बेसिकली कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या हो गया? घट के एसोसिएट हो गया। बट नाउ आफ्टर द मर्जर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
SBI, नंबर ऑफ SBI एसोसिएटेड जो है बेसिकली कितना हो जाता है, एसोसिएटेड SBI कितना हो जाता है 0, और पहले कितना था 7 था, है ना। देखो मर्जर ऑफ SBI एसोसिएटेड जो था, तो 5 एसोसिएटेड बैंक जो है SBI का, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक, जो बेसिकली मर्ज किया गया इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंस अप्रैल 1, 2017। रिफॉर्म्स देखते हो बैंकिंग सेक्टर में, मतलब बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो देखो रिसेंट ईयर में देखोगे ना, तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली इंप्लीमेंट करता है वेरियस रिफॉर्म्स जो इन्हांस करेगा क्रेडिट डिसिप्लिन को, रिस्पॉन्सिबल को, जो लीड करेगा गवर्नेंस इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, आपको पता नहीं है, देखो मत नहीं होना चाहिए। देखो बेसिकली ये टर्म जो है ना, इतना जो पैराग्राफ है ये बोलता है गवर्नमेंट बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आई है जो बैंकिंग सेक्टर को अच्छा से चला पाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, जैसे कि देखो जन धन, आधार मोबाइल, जैम पोर्टल है ये, ठीक है, जो बेसिकली लिंक किया गया है इसके साथ उसके बाद लिंक किया गया है, लिंकेज पोर्टल है लोगों के साथ, उनके आधार के साथ, उनके मोबाइल नंबर को। उसके बाद इंटर ऑपरेबल बैंक मित्रा, फिर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप समझ रहे हो ना, कि मान लो किसी को, मान लो आप गैस सिलेंडर ले रहे हो, और अगर मान लो सरकार ऐसा कुछ छूट निकालती है कि जो बीपीएल फैमिली के होंगे उनको 300 रुपया गैस का छूट मिलेगा और उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं। सरकार डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज देगी। और हैविंग अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंडेड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, रिफॉर्म एजेंडा देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज एन एनहांस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सेलेंस EASE रिफॉर्म्स, जो फोकस करता है गवर्नेंस में, प्रूडेंशियल लीडिंग में, जो रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग और HR आउटकम को भी देखता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ओवर हियर एमलगेमेशन, मतलब मिलावट, मिल गया बैंक सब मिल गया। एमलगेमेशन ऑफ बैंक जो है वो क्या करता है, इंप्रूव करता है उसके सेक्टर एफिकेसी को, मतलब उसके काम काज को अच्छा कर देता है। बाय लेवरेजिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जो रेस करता है फंड एट एन लोअर कॉस्ट, जो इन्हांस करता है फाइनेंशियल कैपेसिटी को और प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस को। अमेंडमेंट देखोगे, अमेंडमेंट टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक आया था 1988 को, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन विदाउट अप्रूवल फॉर डिसीजन टेकिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, मतलब विदाउट अप्रूवल आप क्या नहीं कर सकते हो, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो बाय पब्लिक सर्वेंट इन बैंकिंग सेक्टर, जो सपोर्टिंग द प्रिवेंट रिस्क टेकिंग। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया। ये बेसिकली क्या करता है, ये इंश्योर करता है, मतलब बताता है कि प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक जो है वो किया जाएगा। वो बेसिकली क्या किया जाएगा, इन्हांस किया जाएगा प्रोफेशनलिज्म, मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो बहुत माहिर है ना वैसे लोगों को शामिल किया जाएगा। प्रोवाइड करेगा एज टू कैपिटल इम्प्रूविंग द गवर्नेंस, और साथ ही साथ इंश्योर करेगा साउंड बैंकिंग थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखो कॉन्क्रीट स्टेप जो है बेसिकली लिया गया, मतलब बहुत मूलभूत एज इन व्हाट वी से मूलभूत एज इन स्टेप लिया गया है। ठीक है, जो बेसिकली देखोगे तो रिजोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक लार्ज वैल्यू स्ट्रेस्ड अकाउंट जो है, मतलब लार्ज वैल्यू स्ट्रेस्ड अकाउंट का मतलब समझ रहे हो कि किसी ने मान लो 20 लाख का लोन ले लिया है और अभी वो ना तो सुन रहा है, मतलब वो NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, तो वो क्या हो गया, ये स्ट्रेस्ड अकाउंट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC। वहीं पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है किसके लिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs, जो बेसिकली क्या किया गया, हैव बीन अमेंडेड टू स्ट्रेंथन द ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करेगा इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड इन ARCs एक्सेट्रा। उसको टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली मैसिवली एक्सपैंड किया गया, डिजिटल ट्रांजैक्शंस थ्रू द जन धन, आधार मोबाइल, जैम, जो लिंकेज है इंटर ऑपरेटेबल बैंक मित्रा, UPI और DBTs से। अब देखो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देखते हैं, तो यूनियन बजट 2022-23 जो है वो अनाउंस करता है कि वो सेट करने वाले हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि बेनिफिट जो है वो डिजिटली आपको एज इन आपके खाते में, आपके बैंक अकाउंट में पहुंचाया जा सके टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, सभी लोगों को, जिसमें से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है 75 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, जो बेसिकली डेडिकेटेड टू प्राइम मिनिस्टर टू कॉमरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, मतलब 75 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 75 डिस्ट्रिक्ट में मतलब लगभग ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप किया गया है। उसके बाद देखो समझ में आ रहा है आपको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है बेसिकली ये इंडिजीनियस डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इंडिजीनियस मतलब ये इंडिया का अपना ये है जनरेशन है। ठीक है, इंडिया ने खुद इसको खोजा है, मतलब खुद आविष्कार किया है।
ठीक है। तो डिजिटल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, ये इंडिजीनियस डिजिटल पेमेंट है सिस्टम, मतलब पेमेंट सिस्टम है इंडिया का, जो बेसिकली प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ तुरंत क्विक एंड ईजी पेमेंट फ्रॉम मल्टीपल बैंक अकाउंट इन सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पॉकेट में आपके पॉकेट में पर्स हो ना हो, मोबाइल ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पॉकेट में पर्स होता हो तो आप पूरा एज इन दुनिया नहीं घूम सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल हो तो आप बहुत जगह बहुत कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। वो किसके लिए? बेसिकली यूपीआई के कारण, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के कारण। यूपीआई जो है बेसिकली रिवॉल्यूशनाइज करता है डिजिटल पेमेंट को कंट्री में। यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली आप देखोगे तो 92 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेके अभी 13,116 करोड़ हो गया है 23-24 में। और CAGR जो है वो कितना हो गया? 129%। एट प्रेजेंट देखोगे तो यूपीआई जो है फुल्ली फंक्शनल है और लाइव है इन UAE, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, है ना, मॉरिशियस, फ्रांस, श्रीलंका। और रुपे कार्ड जो है वो कहाँ का एक्सेप्टेबल है? तो एक्सेप्टेबल है इन नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशियस और UAE, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आगे शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स के बारे में देखते हैं। तो शेड्यूल बैंक जो है वैसा बैंक है जो बेसिकली एंटर्ड इनटू द सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1955 में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको कहाँ रजिस्टर होना पड़ेगा? तो शेड्यूल्ड ऑफ RBI एक्ट 1934 में। बेसिकली देखो ये बैंक जो है बेसिकली पेड अप कैपिटल उसका कितना होना चाहिए? पेड अप कैपिटल मतलब उसमें उसके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए एज एन रिजर्व ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख, एंड सेटिस्फाई करना चाहिए RBI का that there is an affairs and carried out in interest of their depositions, ठीक है। मतलब पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपया होना चाहिए और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 के अधीन में, मतलब एज उसके नियम के अनुसार वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, वो जो इंडियन और फॉरेन बैंक है, या फिर रीजनल रूरल बैंक है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है बेसिकली शेड्यूल्ड बैंक है। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है वैसा बैंक जो बेसिकली इंक्लूड नहीं है सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 में। एट प्रेजेंट देखोगे ओनली वन सच बैंक जो है कंट्री में है। रीजनल रूरल बैंक जो है बेसिकली फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। और रीजनल रूरल बैंक जो है स्टैब्लिश करता है अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, है ना। अगर मान लो शेड्यूल बैंक का आपको याद रखना है, थोड़ा याद रखोगे अच्छा रहेगा। 1934 के अंतर्गत रहना चाहिए और 5 लाख रुपीज एज एन पेड अप कैपिटल होना चाहिए। वहीं पे रीजनल रूरल बैंक अगर आपको याद रखना है तो रीजनल रूरल बैंक का एक्ट जो है वो 1976 है। उसके बाद यहाँ पे देखो टू क्रिएट अन अल्टरनेटिव चैनल, कोई और तरीका अल्टरनेटिव चैनल टू द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर एंड टू इंश्योर द सफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। RBI क्या करता है? जॉइंटली ओन करता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, concerned state government and sponsor banks with an issue capital shared in proportions of 50%, 15%, 35% respectively। देखो यहाँ क्या कहता है कि अल्टरनेटिव चैनल होना चाहिए जिसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर होना चाहिए। कोऑपरेटिव मतलब बेसिकली कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेंगे, मिलेंगे और वो क्या करेंगे, क्रेडिट प्रदान करेंगे, जो सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट दिया जाएगा फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर को, ठीक है। मतलब लोन देना है एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को तो वो प्रदान हो पाएगा। रीजनल रूरल बैंक जो है वो क्या है? वो जॉइंटली ओन किया जाता है। मतलब उसके ओनर कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है और स्पॉन्सर्ड बैंक भी है, जिसका शेयर जो है 50% जो है वो गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 15% जो रहता है स्टेट गवर्नमेंट का रहता है और 35% जो रहता है ना वो स्पॉन्सर्ड बैंक का रहता है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है रीजनल रूरल बैंक में। यही मैं समझाने के लिए पूरा फिर से मैंने पढ़ डाला है ना, कि आपको समझ में नहीं तो मैं पढ़ कर निकल जाता कि ठीक है आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, रीजनल रूरल बैंक आपको ऐसा पता होना चाहिए। रीजनल रूरल बैंक जो है वो जॉइंटली ओन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बाद कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और एक स्पॉन्सर्ड बैंक भी रहता है जिसका 50, 15, 35 रिस्पेक्टिवली एज इन इसका शेयर रहता है। अब देखो यहाँ पे द एम्फेसिस इज ऑन प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल आर्टिशंस एंड अदर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन द रूरल बैंक। मतलब ये एम्फेसाइज करता है कि फैसिलिटी जो है ना बैंक का वो किनको मिल पाए, मार्जिनल फार्मर को, एग्रीकल्चरल लेबर को, रूरल आर्टिशंस को और अदर एंटरप्रेन्योर इन द
रूरल एरियाज़ में। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक जो है वो कितना है, 43 है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 देखोगे तो रीजनल रूरल बैंक जो है वो उसका ब्रांच कितना है, तो 22,069 ब्रांचेस इन 700 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 26 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस इंडिया। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक देखोगे, बेसिकली इसको क्या बोला गया है कोऑपरेटिव बैंक, तो क्यों बोला गया है, तो कोऑपरेटिव बैंक देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो कोऑपरेटिव बैंक को इसलिए बोला गया है कि ये नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी नॉट प्रॉफिट मतलब इसको एज इन प्रॉफिट नहीं कमाना है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। तो कोऑपरेटिव बैंक बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविंशियल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, किसमें, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, बेसिकली देखोगे एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द पर्टिकुलर एंड रूरल सेक्टर इन जनरल, ये बेसिकली फर्स्ट सच बैंक जो है इस्टेब्लिश किया गया इन 1904। पहली बार ये कहाँ सेटअप किया गया था, फर्स्ट सच बैंक जो है इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पे, 1904 में। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन द कंट्री आर मेनली ऑफ टू काइंड्स, दो तरह का होता है, एक होता है एग्रीकल्चरल डोमिनेंट और एक होता है नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, एक होता है मतलब कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बता रहा है, सॉरी अगर साउंड आ गया हो तो। कोऑपरेटिव बैंक जो है बेसिकली दो तरह का होता है, एक जो होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए और दूसरा जो होता है नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। एट द एपेक्स देखोगे तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक SCBs जो है वो देखोगे, वो तो कोऑपरेशन जो है बेसिकली एट एन स्टेट सब्जेक्ट, मतलब स्टेट के सब्जेक्ट में जितना कुछ अगर प्रेजेंट है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है ना, तो वो बेसिकली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उसको क्या करेगा, उसके लिए काम करेगा एट इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट द सेंटर कोऑपरेटिव बैंक CSBs। ठीक है, मैंने यहाँ गलत बोल दिया, देखो एट अपेक्स देखोगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो क्या करता है एट द इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, और एट अ सेंट्रल और एट अ विलेज लेवल, तीनों को ध्यान रखता है। साथ ही साथ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS जो है वो भी रहते हैं। लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है प्रोवाइड किया जाता है बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इन ईयर 1991 देखोगे तो नरसिम्हन कमेटी ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया और बताया कि एडवाइस ऑन इश्यूज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, कैसे बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद देखो डेवलपमेंट बैंक देखते हैं, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1964 को। मेन फंक्शन इसका देखोगे ना तो प्रोवाइड करना है फाइनेंस किसको, टू लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। ठीक है, IDBI क्या हो गया, ये डेवलपमेंट बैंक हो जाता है। ये क्या करता है मेनली, ये एज एन इस्टेब्लिश किया गया 1964 को और प्रोवाइड करता है फाइनेंस टू लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1948 को। इसका मेन फंक्शन क्या है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड प्रमोशन सर्विसेज, क्या प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड प्रमोशन सर्विसेज बेसिकली ये प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, बेसिकली इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ICIC, ये कब फॉर्म हुआ था, ये 1955 को फॉर्म हुआ था। ठीक है, कब आया था ये 1955 को। उसमें मेन फंक्शंस का देखोगे तो प्रोवाइड करना है टर्म लोन्स, किसका, ICIC का। टर्म लोन्स का मतलब मान लो 5 साल के लिए कोई लोन ले रहा है, कोई 10 साल के लिए लोन ले रहा है, कोई 20 साल के लिए लोन ले रहा है, तो बेसिकली ये उसका ये मतलब ये वही काम करता है। साथ ही साथ अंडर राइटिंग ऑफ एन इशू एंड शेयर्स ऑफ डिबेंचर, मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये बेसिकली क्या करता है कि मतलब अपना शेयर्स एंड होल्डिंग्स को ये बेसिकली लोगों को भी मतलब ये देता है। ठीक है, कि आप इसका शेयर्स लेके रख सकते हो सो दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को टेक प्लेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, ये बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था 1989 को। मेन फंक्शन इसका अगर आप देखते हो तो ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंस किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ जो रहते हैं ना उसको बेसिकली ये क्या करता है, हेल्प करता है। मान लो कोई स्टार्टिंग फेज में हो तो उसको अगर मान लो लोन चाहिए तो उसको कौन हेल्प करेगा, तो SIDBI हेल्प करता है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री थ्रू स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और कॉमर्शियल बैंक से। उसके बाद एग्जिम बैंक देखते हैं, तो एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक होता है। देखो ये बैंक जो होता है ना बेसिकली क्या करता है, ये सेटअप अब देखो सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट तो ये 1982 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्पेशल पर्पसेस के लिए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि होली ओन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? इसके मालिक कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सेटअप किया गया है फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग और प्रोवाइड करना है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया को। मेन फंक्शन देखोगे तो क्या करना है, तो कोऑर्डिनेट करता है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो एंगेज है फाइनेंशियल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड्स में, ठीक है। मतलब वैसा वर्किंग इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली मान लो कोई अगर एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, तो इसको अगर मान लो कंपनी को किसी कारणवश कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसको हेल्प कौन करेगा? तो बेसिकली एग्जिम तुरंत आएगा और वो बेसिकली हेल्प करेगा। ये टोटली ओन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड के लिए बैंक जो है, मतलब बैंक का अथॉराइज्ड कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है 20,000 करोड़ से, और नेट वर्थ ऑफ बैंक कितना हो गया है? 22,299 करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी जो है वो स्टार्ट किया गया था, मतलब इसका ऑपरेशन 1988 को। मेन फंक्शन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन द कंट्री। नबार्ड जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 1982 को। जो इनिशियल कैपिटल कितना है? 100 करोड़ का है। पेड अप कैपिटल नबार्ड का कितना है? तो 17,080 करोड़, अगेंस्ट अन ऑथराइज्ड शेयर ऑफ कैपिटल 3,000 करोड़ ऑन 31 मार्च 2024। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कॉर्पोरेट सोशल लेंडिंग होता है ना, CSR होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर प्राइवेट एंटिटी को और हर पब्लिक एंटिटी को, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, कुछ पब्लिक एंटिटी हो, हर किसी को कुछ अपना शेयर जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उस पैसे को, मतलब कुछ पैसे को कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब लोगों के हित के लिए आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, रखना पड़ेगा कुछ शेयर्स, मान लो 5% रखना पड़ता है हर कंपनी का, ऐसे ये रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा कुछ बता रहा हूँ, देखो नबार्ड का मैं काम बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ध्यान दो इसको, कि कोई भी अगर पब्लिक कंपनी हो, मतलब कोई भी अगर सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, वो कुछ % ऑफ मनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में डाल देती है, ठीक है। वो अगर CSR में डाल देती है तो वह मान लो वो पैसा जो है वो लोगों के हित के लिए चला गया। अगर वो पैसा हित में चला गया और वो पैसा, मतलब अगर वो पैसा हित में, लोगों के हित के लिए नहीं गया और वो रह गया उस अकाउंट में, तो वो पैसा जो है बेसिकली नबार्ड के पास चला जाएगा। वो नबार्ड वो पैसा क्या करेगा? वो नबार्ड जो है लोगों के हित में अब डालेगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, सोशल सेक्टर में डाल देगा, ठीक है। वो आपको समझ में आए? तो यहाँ से लिंक करके रखा हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। मेन फंक्शन जो है वो सर्व करता है अपन FX रीफाइनेंसिंग एजेंसी, यही रीफाइनेंसिंग एजेंसी काम करता है फॉर एन इंस्टीट्यूशन इन प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चरल फाइनेंस टू डेवलप क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेट रूलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये काम करता है। अब देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे पहले अगर हम लोग क्या देखेंगे, हेडक्वार्टर देखेंगे, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ये बेसिकली इंस्टीट्यूट किया गया था 2015 में, जिसका विजन क्या है कि सपोर्ट करना है और फॉस्टर करना है इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। मतलब जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमी है ना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल, मतलब पैसे की जरूरत पड़ गई तो कौन करेगा? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक करेगा, ठीक है। तो अगर हम आगे देखते हैं तो देखो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया ना। द फाउंडिंग मेंबर देखोगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, ब्रिक्स नेशन है, एंड हैव ब्रॉट इन कैपिटल ऑफ $1 बिलियन एज एन इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन न्यू डेवलपमेंट को सेटअप करने के लिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। देखो AIIB जो है बेसिकली एक मल्टी डेवलपमेंट बैंक है, MDB है, जो सेटअप किया गया था 2016 को, किसके लिए? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ प्रोडक्टिव एसेट्स और इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया थ्रू माइनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडिया जो है बेसिकली फाउंडिंग मेंबर है और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, AIIB का, ठीक है। तो अगर मतलब आपको इससे क्या पता चलता है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है किसका? AIIB का। उसके बाद देखो यहाँ पे
प्रोडक्टिव एसेट्स एंड इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एशिया थ्रू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हो गया, और इंडिया जो है ऑल्सो अलॉन्ग विथ 20 अदर कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर मैंने शायद बोल दिया, ये फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो देखो फाउंडिंग मेंबर है एंड सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इंडिया जो है अलॉन्ग विद 20 अदर कंट्रीज ये साइन करता है इंटर गवर्नमेंटल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, किसके लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए AIIB इन बीजिंग। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया है, बीजिंग में है, ठीक है, आपको ये याद रखना है ना। अब देखो यहाँ पे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, ये बेसिकली सेटअप किया गया था 1977 को एज एन 13th स्पेशलाइज्ड एजेंसी, किसके लिए, फॉर यूनाइटेड नेशन। ये बेसिकली डेडिकेटेड है, जो इरेडिकेट करेगा पॉवर्टी और हंगर इन रूरल एरिया ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जिसमें 176 कंट्री जो है मेंबर स्टेट है ऑफ IFAD के, कितने, 176 कंट्री। और साथ ही साथ ये बेसिकली ग्रुप किया गया इनटू 3 कंट्रीज जो कंप्राइज करेंगे लिस्ट A डेवलप्ड कंट्रीज, लिस्ट B ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और लिस्ट C जो है वो बेसिकली डेवलपिंग कंट्री के लिए है। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है उसमें अगर आप देखोगे लिस्ट है 3 लिस्ट A B और C, जिसमें से लिस्ट A जो है जिसमें डेवलप्ड कंट्री का नाम शामिल है, लिस्ट B जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का नाम शामिल है, और लिस्ट C जो है वो डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारा इंडिया हो गया उस कंट्री का नाम शामिल है। टोटल 176 कंट्री में से इंडिया जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, इंडिया जो है लिस्ट C में, इंडिया वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, और साथ ही साथ हैज सो फार कंट्रीब्यूटेड कितना, $147 मिलियन टूवर्ड्स IFAD रिसोर्सेज में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंडिया जो है क्या है, फाउंडर मेंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया जो प्रमोट करता है कोऑपरेटिव और स्टेबल ग्लोबल मॉनेटरी फ्रेमवर्क। एट प्रेजेंट 188 नेशन जो है वो क्या है, मेंबर है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, IMF का। देखो IMF जो है ना इस्टेब्लिश किया गया था किसके लिए, कोऑपरेटिव और स्टेबल ग्लोबल मॉनेटरी के लिए। मतलब कहीं मान लो पैसा अगर जरूरत पड़ गया, कोई कंट्री जो है दिवालिया घोषित हो रहा है और उसको पैसा चाहिए, तो बेसिकली IMF आएगा, ठीक है हम लोन देंगे आपको, वी आर हियर टू गिव यू द लोन। एट प्रेजेंट देखोगे तो 188 नेशंस हैं जो बेसिकली मेंबर है IMF के, मतलब 188 नेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो IMF उसको बेसिकली लोन देगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर देखोगे IMF का तो 1 गवर्नर एंड 1 अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री, सारे मेंबर कंट्री से। इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये बेसिकली एक्स ऑफिशियल गवर्नर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द IMF का। फिर देयर आर 3 अदर कंट्रीज जो इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंसी एट IMF, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इज एन इंडियाज अल्टरनेट गवर्नर, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक देखना है, नहीं वर्ल्ड बैंक देखना है। इंडिया जो है क्या है, फाउंडर मेंबर है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो बेसिकली किसके साथ है, विथ अलॉन्ग इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज रेफर्ड टू एज वर्ल्ड बैंक। मतलब देखो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्ल्ड बैंक जो है इज इक्वल टू ये IBRD है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा IBRD प्लस IDA, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये क्या है, एज इन वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। IBRD जो है उसमें टोटल 189 मेंबर कंट्रीज है, कितने हैं, 189 मेंबर कंट्रीज है। प्रोवाइड करता है लोन, ठीक है, गारंटी करता है रिस्क मैनेजमेंट और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स और एडवाइजरी सर्विस टू मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्ती लो इनकम कंट्रीज को, एज वेल एज कोऑर्डिनेट करता है रिस्पॉन्स टू रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस को। IDA, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसके पास टोटल कितना है, 173 मेंबर स्टेट है। वहाँ पे कितना था IBRD में, तो 189 और यहाँ पे 173 है, जो हेल्प करता है, हेल्प द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री। IDA जो है प्रोवाइड करता है लोन्स दैट इज कॉल्ड क्रेडिट एंड गारंटी ग्रांट्स फॉर प्रोग्राम, जो बेसिकली बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, रिड्यूस करता है इनइक्वालिटीज़ को और इम्प्रूव करता है पीपल्स लिविंग कंडीशंस को, ठीक है। इंडिया बोरो करता है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, इसके लिए फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन एरिया ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए इंडिया क्या करता है, कर्ज लेता है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया IBRD प्लस IDA,
दोनों का ग्रुप है। उसके बाद देखो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। क्या है? फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 1966 को, जिसमें 168 मेंबर है, जिसमें 49 रीजनल और 19 नॉन रीजनल मेंबर्स हैं। जो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। आपको ये याद रखना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। इंडिया होल्ड करता है 6.32% शेयर्स, और टोटल देखोगे तो 6,72,030 शेयर्स है एशियन डेवलपमेंट बैंक को, और 31 दिसंबर 2021 को विथ 5.35% वोटिंग राइट्स है। बैंक जो है बेसिकली क्या है? एंगेज इन प्रोमोट करना इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस। क्या? इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस ऑफ डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज, डीएमसीज इन एशिया पैसिफिक रीजन। इंडिया क्या करता है? बोरो करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक से विद इन द ओवरऑल एक्सटर्नल डेप्थ मैनेजमेंट पॉलिसी जो परसू किया गया भाई गवर्नमेंट, जो बेसिकली फोकस करता है कि किसके लिए रेज करना है, कि मतलब फंड रेज कर सकते हो, मतलब फंड ले सकते हो ऑन द कंसेशनल टर्म्स फ्रॉम लेस एक्सपेंसिव सोर्स विद इन लॉन्गर मैच्योरिटी, मतलब देर तक, मतलब बाद में थोड़ा टाइम लगा के पैसा देंगे। इंडिया स्टार्ट करता है बोरोइंग फ्रॉम एडीबी इन 1986। ठीक है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ मैंने पढ़ दिया है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, इसका एज इन शेयर होल्डिंग कितना है, वोटिंग राइट कितना है। उसके बाद बैंक जो है क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इंडिया जो है बोरो करता है एडीबी से, तो किसके लिए? अपना मतलब एक्सटर्नल डेप्थ मैनेजमेंट पॉलिसी परसूट करने के लिए। ठीक है, ये लॉन्गर मैच्योरिटी के लिए है, और मतलब देर तक आप पैसे दे सकते हो। और इंडिया जो मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है पैसे देने के लिए, और इंडिया क्या करता है? स्टार्टेड बोरोइंग फ्रॉम एडीबी इन 1986। ठीक है, अब देखो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए देख लेते हैं। तो इंश्योरेंस बीइंग एन इंटरनल पार्ट ऑफ एन फाइनेंशियल सेक्टर, क्या? इंटीग्रल पार्ट है, सॉरी इंटरनल मैंने बोल दिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, तो प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर सेम है। जैसे कि मान लो, जैसे देखो कैसे, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मोर्टेलिटी, मतलब देखो सिर्फ अगर इनकेस डेथ हो जाता है आपका, तो वो बेसिकली क्या करता है? पैसा दे देता है, कंपनसेशन दे देता है। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी रिस्क, और प्रोवाइड करता है सेफ्टी नेट फॉर एन इंडिविजुअल। मतलब ये कहना चाहता है कि इनकेस अगर आप डेथ हो जाता है आपका, तो उसके लिए तो ये पैसा देता ही है, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं देता है। उसके साथ साथ अगर मान लो अगर आपको किसी चीज़ का और इंश्योरेंस चाहिए, जैसे आपका प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो गया, यहाँ तक कि गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, तो वो सब का भी ये क्या करता है? बेसिकली खर्चा उठाने के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कैजुअलिटी हो गया, रिस्क जो प्रोवाइड करता है सेफ्टी नेट फॉर एन इंडिविजुअल साइज एंटरप्राइजेस इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, दोनों में, अर्बन और रूरल एरिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरिया में। उसके बाद देखो आगे हम लोग देखते हैं, द सेक्टर जो है इंकरेज करता है सेविंग्स, प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म फंड्स, मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब इनकेस अगर आप उससे लोन लेते हो, तो अगर आप बाद में लेट से अगर आपको लोन पेमेंट करना, उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, घर बनाने के लिए, एंड अदर जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड कंट्रीज के लिए। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस जो है उस तरह का कंपनी क्या करता है? ऑपरेट करता है इन सेक्टर आर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसको देखो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है बेसिकली रजिस्टर्ड किया गया अ ग्रोथ रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितना? 11% CAGR इन लास्ट 5 ईयर, जनरेट करता है टोटल प्रीमियम ऑफ अबाउट 10 लाख रुपीज़, मतलब 10 लाख करोड़ रुपीज़ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, जिसका टोटल एसेट्स कितना हो गया है? तो मैनेजमेंट अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख करोड़ का हो गया है एज एन मार्च 2023। ठीक है, जो आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है, ये सब इतना है ना, इतना पर्चा क्यों जानना है, रहने दो। अब देखो इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस का देखोगे तो बेसिकली क्या करना है, अगर मान लो किसी कारण से आपको लॉस हो गया है, तो वो उसका भरपाई करेगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है बेसिकली इंक्लूड करता है 2 सेक्टर्स, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। ये देखो ये यहाँ से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है, 2 तरह का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब इंडिया जो है बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस जो इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था ब्रिटिशर्स। ए ब्रिटिश फर्म इन 1818 स्टैब्लिश करता है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एट कैलकाता, जो कि प्रेजेंटली कोलकाता के नाम से जाना जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जो इंडिया में है बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था सितंबर 1956 को। वहीं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है स्टैब्लिश किया गया था 1972 को। इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर वो लो पेनिट्रेशन है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, मतलब लोग अपना इंश्योरेंस कम लेते हैं, कहाँ पे? एज इन
गाँवी क्षेत्र में, ठीक है, गाँव वाले क्षेत्र में लोग कम लेते हैं इंश्योरेंस कवरेज। वहीं पे इट ऑल्सो हैज़ लो टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट हाई प्रीमियम रेट्स। कमिटी जो ऑन इंश्योरेंस सेक्टर एंड इंफॉर्मेशन सॉरी कमिटी ऑन इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म जो सेटअप किया गया था 1993 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर एन मल्होत्रा, जो बेसिकली सबमिट करता है अपना रिपोर्ट 1994 को। इंश्योरेंस सेक्टर जो है बेसिकली ओपन किया गया था अप टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन विद एन इनैक्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 IRDA, और द हेडक्वार्टर्स का कहाँ है IRDA का, तो हैदराबाद में है। अकॉर्डिंग टू इंडिया 2023 लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो बेसिकली हैज़ इट सेंट्रल ऑफिस इन, मतलब LIC ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। 8 जोनल ऑफिस हैं जो कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, भोपाल, पटना में है। 113 डिविजनल ऑफिस है, 73 कस्टम जोन्स है, 208 ब्रांच ऑफिस है, 1401 सैटेलाइट ऑफिस है, 1240 मिनी ऑफिस है। ऑन सितंबर 21 2022 तक जो स्प्रेड किया गया है, स्प्रेड करता है मैसेज ऑफ इंश्योरेंस द लेंथ और ब्रेथ ऑफ इंडिया। उसके बाद एट प्रेजेंट देखोगे LIC जो है ऑपरेट करता है इंटरनेशनली भी, ठीक है, इंटरनेशनली भी बेसिकली क्या करता है, ऑपरेट करता है थ्रू द ब्रांचेस ऑफ ऑफिस इन कहाँ कौन से कंट्री में, तो फिजी में, मॉरिशस में, UK में, साथ ही साथ जॉइंट वेंचर है इस कंपनी का बहरीन में, नेपाल में, श्रीलंका में, केनिया में, सऊदी अरेबिया में। होली जो है वो ओन किया गया है एज एन सब्सिडरी। LIC सिंगापुर इस्टेब्लिश हुआ है अप्रैल 2012 में। पोस्ट ऑफिस रोल इन फाइनेंशियल सर्विसेज अब देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, पोस्ट ऑफिस रोल इन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज ऑपरेटिंग स्मॉल सेविंग स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो बेसिकली फ्रेम करता है और मॉडिफाई करता है रूल्स जो कि रिलेटेड है स्कीम से साथ, किसके साथ, पोस्ट ऑफिस रूल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्कीम के साथ ही बेसिकली रिलेटेड है। पे करता है रिम्यूनरेशन, मतलब मान लो इनकेस अगर मान लो पैसा डूब गया हो तो रिम्यूनरेट करता है, पैसा देता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक POSB जो है बेसिकली क्या है, एक हैज़ अ कस्टमर बेस। सेविंग्स बैंक जो फैसिलिटेट करता है, एक सेविंग्स बैंक है, मतलब पैसा अगर उसमें डाल सकते हो, जमा कर सकते हो, है ना। सेविंग्स बैंक है जो प्रोवाइड करता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 1.57 लाख पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। ये क्या बता रहा है, 1.57 लाख पोस्ट ऑफिस है, उसमें एज इन सेविंग्स बैंक की फैसिलिटी प्रेजेंट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक जो है वो ऑपरेट करता है, मतलब ऑपरेट्स सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, मंथली इनकम स्कीम्स, MIS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, किसान विकास पत्रा KVP, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स। फिर जन सुरक्षा स्कीम जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम PMJJBY, जो बेसिकली लॉन्च किया गया था 2015 को इन CBS, ठीक है, CBS पोस्ट ऑफिस, मतलब CBS पोस्ट ऑफिस फॉर ऑल द सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, फॉर ऑल द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होल्डर। फिर अटल पेंशन योजना जो बेसिकली है वो ऑल्सो अटल पेंशन योजना जो लॉन्च किया गया था फ्रॉम 2015, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम जो है बेसिकली क्या किया गया था, वो लाया गया था किसके लिए, वेलफेयर ऑफ गर्ल्स चाइल्ड्स एंड वाज लॉन्च्ड इन 2015। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन February 1, 1884 को। कब, February 1, 1884 को। सॉरी फ्रेंड्स अगर आपको आवाज़ आ रहा होगा किसी का, मुझे पता नहीं था, है ना। जो February 1, 1884 को ऐसा वेलफेयर स्कीम था, किसके लिए, बेनिफिट करना था पोस्टल एम्प्लॉय को। लेटर एक्सटेंड कर दिया गया टू द एम्प्लॉय ऑफ टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इन 1888। उसके बाद आगे देखते हैं, देयर आर मोर देन 49 लाख एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स, मतलब एक्टिव पॉलिसी होल्डर मतलब जिन्होंने वो पॉलिसी ली है, ठीक है, बाय मार्च 2023 विद सम ऑफ 2.56 लाख करोड़ एश्योर्ड। प्रीमियम इनकम देखोगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फॉर द ईयर 2023 तो 10,253.26 करोड़ है। रूरल
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस देखोगे तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया था 1995 को। ये बेसिकली मोर देन 55 लाख एक्टिव पॉलिसी होल्डर है। बाई मार्च 2023 देखोगे इसका सम कितना हो गया है 1.73 लाख करोड़ एश्योर्ड। और प्रीमियम इनकम देखोगे वो कितना है, तो RPLI मतलब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कितना 2022 मतलब 2022-23 में 3992.72 करोड़ है।